आज हम जिस युग के बारे में बात करने वाले हैं वहां के लोगों की सच्चाई कुछ ऐसी ही थी। हम बात कर रहे हैं लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के उस अविश्वसनीय दौर की जिसे ताम्रपाषाणिक युग कहा जाता है। ये जो विरोधाभास आपने बताया ना, ये वाकई बहुत गहरा है और मानव इतिहास को समझने के लिए सबसे दिलचस्प भी। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं, जो पुराने नक्शे और ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो इसी युग की कहानी बताते हैं। देखिए, जब हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि इंसान ने एक सीधी रेखा में तरक्की की होगी। पहले पहिया बनाया होगा, फिर ईंटें पकाई होंगी, फिर घर बनाए होंगे और अंत में जाकर धातुओं को पिघलाना सीखा होगा। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है। पर ऐसा है नहीं। ताम्रपाषाणिक युग हमें बताता है कि इतिहास इतना सीधा और सरल नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी जैसी जटिल चीज तो सीख ली थी, लेकिन वो पक्की ईंटों के घरों में नहीं रहते थे। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। मतलब जब मैंने इस विषय की गहराई में जाना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं किसी पुरानी फैंटेसी फिल्म की कहानी पढ़ रहा हूँ। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बताइए, ये जो शब्द है ताम्रपाषाणिक, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने रातों रात पत्थरों को फेंक दिया और सिर्फ तांबे का इस्तेमाल करने लगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इसका नाम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ताम्रपाषाणिक या अंग्रेजी में जिसे हम चाल्कोलिथिक कहते हैं, ये 2 शब्दों से बना है। ताम्र यानी तांबा और पाषाण या लिथिक जिसका मतलब है पत्थर। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा और जादुई बदलाव का दौर था। मतलब ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि शुक्रवार की शाम तक लोग पत्थर के भालों से शिकार कर रहे थे? हाँ, और सोमवार की सुबह अचानक उनके हाथों में तांबे की चमकदार तलवारें आ गईं। कोई अमेज़न डिलीवरी तो थी नहीं कि रातों रात नई तकनीक आ गई? सही कहा। असल में कई पीढ़ियों तक इंसानों ने एक ऐसी दुनिया में जीवन बिताया जहां उनके पुराने भरोसेमंद पत्थर के औजार और उनके नए जादुई तांबे के उपकरण दोनों एक साथ काम कर रहे थे। पत्थर सुलभ था, सस्ता था और सदियों से परखा हुआ था। और तांबा बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस जटिल प्रक्रिया पर आते हैं। मुझे हमेशा से ये बात परेशान करती रही है कि पाषाण युग के एक इंसान को अचानक धातु कैसे मिल गई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मेरा मतलब है, क्या वो जंगल में घूम रहे थे और अचानक उन्हें जमीन पर चमकता हुआ तांबे का कोई टुकड़ा मिल गया जिसे उन्होंने उठाया और कहा, अरे वाह, इससे तो कुल्हाड़ी बन सकती है। तांबा तो खदानों से निकलता है ना। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। तांबा प्राकृतिक रूप से कोई चमकती हुई चीज नहीं है जो आपको जमीन पर पड़ी मिल जाए। अच्छा। हाँ, ये पत्थर के रूप में होता है जिसे हम अयस्क या ओर कहते हैं। ये देखने में किसी हरे या भूरे रंग के साधारण पत्थर जैसा ही लगता है। तो फिर एक इंसान जिसने जीवन भर सिर्फ पत्थर तोड़े हैं, उसे कैसे पता चला कि इस हरे पत्थर के अंदर एक धातु छिपी है? इस सर्दियों की रात में अलाव जलाकर बैठे हैं। उन्होंने आग को हवा से बचाने के लिए चारों तरफ कुछ पत्थर रख दिए हैं। इत्तेफाक से वो पत्थर तांबे के अयस्क जैसे मैलेकाइट के थे। जब वो अलाव में लकड़ियां डालते गए और आग बेहद तेज हो गई तो कोयले और उस हरे पत्थर के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। ओह, तो अत्यधिक गर्मी के कारण? बिल्कुल, अत्यधिक गर्मी के कारण उस पत्थर के अंदर का तांबा पिघलकर राख में बह निकला। अगली सुबह जब आग ठंडी हुई तो राख के बीच उन्हें धातु की एक छोटी, सख्त और चमकदार बूंद मिली होगी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब एक साधारण अलाव ने अनजाने में मानव इतिहास की पहली स्मेल्टिंग भट्टी का काम किया। बिल्कुल, लेकिन उस एक दुर्घटना को समझना और फिर जानबूझकर उसे दोहराना, ये इंसान की असली जीत थी। वो कैसे? मान की जरूरत होती है। साधारण अलाव इतना गर्म नहीं होता। तो उन्हें भट्टियां बनानी पड़ी होंगी? हाँ, उन्हें बकायदा भट्टियां बनानी पड़ी, हवा फेंकने के लिए धौंकनी का आविष्कार करना पड़ा और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। वो अब हमेशा के लिए खाना बदोश नहीं रह सकते थे। और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब हम तांबे के इस पूरे उत्पादन की बात करते हैं तो मुझे ये आज के जमाने के किसी स्टार्टअप जैसा लगता है। स्टार्टअप? वो कैसे? मतलब अगर आपको तांबा निकालना है तो आपको जमीन खोदनी होगी। हमारे पास कुछ बहुत ही विशिष्ट खदानों के प्रमाण हैं, जैसे राजस्थान की खेतड़ी खदानें और मध्य प्रदेश का मलज खंड। जी हाँ, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये स्थान उस कालखंड की सिलिकॉन वैली थे। ये कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे औद्योगिक केंद्र थे। अब अगर मैं इस स्टार्टअप एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, हाँ।
तो अगर मैं दिन भर खदान में एक भारी पत्थर का हथौड़ा चला रहा हूँ, तो तो मेरे पास जंगल में जाके हिरण का शिकार करने का समय तो होगा नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इसका मतलब है कि इन खदानों को चलाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी होगी, है ना? आपने बिल्कुल सटीक सामाजिक तंत्र को पकड़ा है और यहीं से ग्रामीण समुदायों का जन्म होता है। अच्छा, तो गांव ऐसे बसे? हाँ, जब कुछ लोग दिन भर भट्टियों के पास पसीना बहा रहे हैं और तांबा पिघला रहे हैं, तो किसी और को उनके लिए खाना उगाना होगा। किसानों को जरूरत से ज्यादा अनाज उगाना पड़ा, जिसे हम एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं। बिल्कुल। ये सरप्लस अनाज ही उस दौर का वेंचर कैपिटल था, जिसने इस नई तकनीक को फलने फूलने का मौका दिया। किसानों ने खनिकों को खाना दिया, हाँ। और खनिकों ने किसानों को तांबे की मजबूत कुल्हाड़ियां दी, हाँ। जिससे जंगल काटना और खेती करना और आसान हो गया। एकदम सही। और इसी तरह खदानों के आसपास पूरी की पूरी बस्तियां बसने लगीं। ये तो एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन गया। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस पूरी शानदार तरक्की के बीच एक विरोधाभास है। वो ईंटों वाला। हाँ, आप जमीन खोद रहे हैं, आप 1000 डिग्री पर पत्थर को पिघलाकर उससे रासायनिक तरीके से धातु निकाल रहे हैं, आप खदानों के आसपास गांव बसा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पक्की ईंटों के घर बनाना नहीं जानते। ये सच में पहली नजर में बहुत अजीब लगता है। और ना ही आपके पास यात्रा करने के लिए घोड़े। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी के पास सबसे नया स्मार्टफोन हो, लेकिन उसे इंटरनेट कनेक्ट करना ना आता हो। मैं समझ सकती हूँ कि ये अजीब क्यों लगता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जवाब उनकी अज्ञानता में नहीं है। मानव नवाचार एक सीधी रेखा में नहीं चलता। तो फिर वो किस तरह के घरों में रहते थे? उनके घर मिट्टी, घास फूस, बांस और लकड़ी के बने होते थे, जिन्हें वॉटल एंड डॉब टेक्निक कहा जाता है। लेकिन क्यों? अगर उनके पास भट्टियां थीं, वो आग को नियंत्रण करना सीख गए थे, तो क्या वो थोड़ी सी मिट्टी पकाकर पक्की ईंटें नहीं बना सकते थे? देखिए, ये रिसोर्स मैनेजमेंट में छिपा है। अच्छा। तांबे को पिघलाने के लिए बहुत ही विशाल मात्रा में लकड़ी और कोयले की जरूरत होती है। ईंटों को पकाने के लिए भी बहुत ऊर्जा चाहिए। अच्छा, तो उन्हें चुनना पड़ा। हाँ, अब उनके सामने चुनाव था, क्या हम अपनी कीमती लकड़ी को तांबे के औजार बनाने में जलाएं जो हमारे जीवन को आसान बनाएंगे, या हम ईंटें पकाने में लकड़ी बर्बाद करें। ओह, तो ये उनकी अज्ञानता नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी चॉइस थी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उनकी जीवन शैली अभी भी कुछ हद तक अर्धस्थायी थी। सेमी परमानेंट। हाँ, वो पूरी तरह से एक जगह पर हमेशा के लिए टिके रहने वाले लोग नहीं थे। मिट्टी की उर्वरकता खत्म होने पर वो शायद अपना गांव थोड़ा आगे खिसका लेते थे। समझ गया। ऐसे में उन आलीशान पक्के घरों को बनाने का क्या फायदा, जिन्हें आपको शायद कुछ दशकों बाद छोड़ना पड़े। उनके लिए घास फूस और मिट्टी के घर पर्याप्त थे। और घोड़ों का क्या? घोड़ों की जहां तक बात है, उस समय तक इस भौगोलिक क्षेत्र में घोड़ों का आगमन या उनका पालन शुरू ही नहीं हुआ था। वो मुख्य रूप से बैलों और अपने पैरों पर निर्भर थे। ये नजरिया वाकई इतिहास को देखने का हमारा चश्मा बदल देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हर समाज हमारी तरह ही परमानेंट चीजें बनाना चाहता होगा। हाँ, जो कि सच नहीं है। तो अगर उनके पास घोड़े नहीं थे और उन्हें अपने तांबे के भारी भरकम उपकरण या कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तो वो ऐसा कैसे करते थे? मेरा मतलब है, खेतड़ी की खदानें तो राजस्थान में हैं, लेकिन ताम्रपाषाणी काल के गांव तो पूरे भारत में फैले हुए थे। ये स्टार्टअप्स अपनी लोकेशन कैसे चुन रहे थे? और सिर्फ राजस्थान नहीं। हाँ, अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं, तो नर्मदा नदी के पास मालवा संस्कृति फली फूली, पूर्व की तरफ गंगा के किनारे चिरंद बसा, और महाराष्ट्र में गोदावरी और ताप्ती नदियों के किनारे बहुत सारी बस्तियां पनपी। अब जरा सोचिए कि ये सारी बस्तियां नदियों के किनारे ही क्यों थीं? पानी के लिए। देखिए, जब हम आज नदी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ पीने के पानी का स्रोत है, लेकिन ताम्रपाषाणी काल के लोगों के लिए नदियां पीने के पानी से कहीं ज्यादा थीं। अरे, मैं समझ रहा हूँ, ये लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का मामला है। एकदम सही। तांबे के औजार बहुत भारी होते हैं। अगर आपके पास घोड़े नहीं हैं और पहिए वाली गाड़ियों का चलन अभी शुरुआती दौर में है, तो आप सैकड़ों कुल्हाड़ियां अपनी पीठ पर लाद कर घने जंगलों के बीच से तो नहीं ले जाएंगे। वो तो बहुत धीमा और खतरनाक होगा। लेकिन अगर आप उन कुल्हाड़ियों को लकड़ी के एक राफ्ट या नाव पर रख दें, तो नदी बिना किसी मेहनत के उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जाएगी। वाह, नदियां उस समय के प्राचीन हाईवे या एक्सप्रेसवे थी। बिल्कुल। वो केवल खेती के लिए उपजाऊ जमीन ही नहीं देती थीं,
बल्कि दूर दराज के अलग अलग ग्रामीण समुदायों को एक दूसरे से जोड़ती भी थीं। मालवा का अनाज शायद नदियों के रास्ते राजस्थान जाता होगा और राजस्थान का तांबा नदियों के रास्ते महाराष्ट्र तक पहुंचता होगा। ये एक बहुत ही जटिल व्यापारिक नेटवर्क था। हाँ, बहुत ही एडवांस्ड। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है। नदियां नसों की तरह काम कर रही थीं, जिनमें इस पूरी सभ्यता का खून दौड़ रहा था। खैर, अब जब हम महाराष्ट्र तक पहुंच ही गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम जरा इस क्षेत्र पर गहराई से ध्यान केंद्रित करें। जरूर। यहाँ की जोरवे संस्कृति बहुत खास है। हाँ, जोरवे संस्कृति। इस संस्कृति में कुछ बहुत ही खास था जो मुझे आज के समाज से बहुत मिलता जुलता लगता है। जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाणिक युग का सबसे विकसित और अंतिम चरण माना जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दैमाबाद। दैमाबाद ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि ये उस समय का एक मेगा सिटी या महानगर था। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो इनके घर या इनके हथियार नहीं है, वो है इनके बर्तन, इनके मृदभांड। पॉटरी। हाँ। जोरवे संस्कृति के लोग लाल रंग के बर्तन बनाते थे, जिन पर काले रंग से बहुत ही शानदार ज्यामिति लाइनें और डिजाइन बने होते थे। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कला उनके बारे में एक बहुत गहरा सच उजागर करती है। मैं यही सोच रहा था। जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ नदी से पानी लाना है या अपना बचा हुआ अनाज किसी चीज में रखना है, तो आप एक साधारण सा मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं। वो अपना काम बखूबी करेगा। बिल्कुल। फिर बर्तन को पहले लाल रंग से रंगने और उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन बनाने में इतनी अतिरिक्त मेहनत और समय क्यों बर्बाद करना? क्योंकि जब कोई समाज केवल जिंदा रहने के संघर्ष से बाहर आ जाता है, तब कला का जन्म होता है। हमने जो सरप्लस या अधिशेष की बात की थी, वो यहाँ साफ दिखाई देता है। मतलब उनके पास अब खाली समय था। हाँ, उनके पास इतना अनाज और समय था कि उनके कारीगर अब सिर्फ उपयोगिता नहीं, बल्कि सुंदरता और एस्थेटिक्स पर ध्यान दे सकते थे। मुझे तो ये बिल्कुल आज के जमाने की तरह लगता है। कैसे? जैसे आज अगर आपको सिर्फ शरीर ढकना है तो कोई भी कपड़ा चल जाएगा, लेकिन आप किसी खास ब्रांड के डिजाइनर कपड़े पहनते हैं जिस पर एक विशेष लोगो बना होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पहचान बताता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना है। जोरवे संस्कृति के ये काले और लाल बर्तन दरअसल उस समय के ब्रांड लोगो ही थे। ये एक तरह का कल्चरल सिग्नलिंग था। कल्चरल सिग्नलिंग? हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव में जाकर उस लाल बर्तन को देखता होगा, तो वो तुरंत समझ जाता होगा कि अरे, ये व्यक्ति भी मेरे ही कबीले या मेरी ही संस्कृति का हिस्सा है। हम एक समान मूल्यों और एक ही जीवन शैली साझा करते हैं। वाओ! ये पहचान का एक बहुत बड़ा साधन था। दैमाबाद जैसे बड़े स्थलों पर इस तरह के विशिष्ट बर्तनों का मिलना ये साबित करता है कि वो एक बहुत ही संगठित समाज में रह रहे थे। ये वाकई कमाल है कि मानव मनोविज्ञान हजारों सालों में कितना कम बदला है। हम आज भी अपनी पहचान दिखाने के लिए वही सब करते हैं जो वो लोग अपने बर्तनों के साथ करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जीवन की इन सारी बातों, उनके व्यापार, उनकी कला और उनकी बस्तियों के बीच हमें उस एक अंतिम सत्य की भी बात करनी होगी जिसका सामना हर सभ्यता को करना पड़ता है, मृत्यु। वो लोग मृत्यु को किस नजरिए से देखते थे? देखिए, किसी भी प्राचीन समाज की मानसिकता को समझने के लिए ये देखना सबसे जरूरी होता है कि वो अपने मृतकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि वो मृत्यु के बाद के जीवन को कैसे देखते थे। पुरातत्वविदों ने इस युग के जो अवशेष खोजे हैं, उनमें पिट बरियल्स या गड्ढों में दफनाने की प्रथा के बहुत स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ये बस ऐसे ही खोदे गए कोई रैंडम गड्ढे नहीं थे। ये बाकायदा व्यवस्थित आयताकार गड्ढे थे जिनमें शवों को बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ लिटाया जाता था। और एक पत्थर के औजार से या एक नरम तांबे की कुल्हाड़ी से जमीन में एक गहरा चौकोर गड्ढा खोदना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, उसमें तो बहुत पसीना और कई घंटों की मेहनत लगती होगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये सिर्फ किसी शरीर को जानवरों से बचाने के लिए ठिकाने लगाना नहीं था, इसमें एक गहरा अनुष्ठान शामिल था। इतनी मेहनत तभी की जाती है जब इसके पीछे कोई बहुत गहरी मान्यता हो। सही कहा। गड्ढे में इस तरह व्यवस्थित रूप से दफनाना अक्सर इस बात की ओर इशारा करता है कि वो मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। अच्छा। हाँ, शवों के साथ अक्सर कुछ बर्तन या तांबे के औजार भी दफनाए जाते थे। इसका मतलब है कि वो मानते थे कि मरने वाले व्यक्ति को अपनी आगे की यात्रा में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मृत्यु अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। और अगर मैं इसे उनके खाना बदोश अतीत से जोड़कर देखूं, तो मुझे इसमें एक और बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव दिखाई देता है। वो क्या? जब इंसान
लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, तो जमीन बस एक रास्ता होती थी। लेकिन जब आपने खेती करना शुरू कर दिया, जब आपने तांबे की खदान के पास अपना गांव बसा लिया, और सबसे बड़ी बात, जब आपने अपने प्रियजनों, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों को एक विशिष्ट जगह पर जमीन के नीचे दफनाना शुरू कर दिया, तो आप उस जमीन से हमेशा के लिए जुड़ गए। आपने एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण बात कही है। दफनाने की ये प्रथा दरअसल जमीन पर अपना दावा पेश करने का पहला तरीका थी। अपना घर बनाने का। हाँ, जब आपके पूर्वज किसी भूमि में दफन होते हैं तो वो जमीन आपके लिए पवित्र हो जाती है। आप मानसिक रूप से उस स्थान से बंध जाते हैं। ये ताम्रपाषाणिक इंसान का ये कहने का तरीका था कि अब हम इस जमीन के मालिक हैं। ये जमीन हमारी पहचान का हिस्सा है। क्या बात है। वो प्रकृति के ऊपर चलने वाले यात्रियों से बदलकर प्रकृति के भीतर जड़ें जमाने वाले लोग बन गए थे। क्या अद्भुत यात्रा रही है ये। हमने महज कुछ ही समय में हजारों सालों का सफर तय कर लिया। चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ समझा है उसे समेटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ताम्रपाषाणिक युग 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का वो समय मानव इतिहास का एक जादुई ट्रांजिशन था। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार अलाव की राख में तांबे की चमक देखी। उन्होंने तांबे को पिघलाने के लिए भट्टियां बनाई, लेकिन पक्के मकानों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी घुमंतु कृषि जीवन शैली को चुना, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट था। बिल्कुल। उन्होंने व्यापार करने के लिए बनास, नर्मदा और गोदावरी जैसी महान नदियों को अपने हाईवे की तरह इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के देमाबाद जैसे बड़े केंद्रों में उन्होंने लाल और काले रंग के बर्तनों से अपनी एक खास सांस्कृतिक पहचान बनाई, जो आज के ब्रांड्स की तरह काम करती थी। हाँ, कल्चरल सिग्नलिंग। और अंत में उन्होंने अपने पूर्वजों को जमीन में दफनाकर खुद को हमेशा के लिए उस जमीन से जोड़ लिया। और इन सब के बीच सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रगति कभी भी सभी दिशाओं में एक साथ नहीं होती। वो कुछ मायनों में बहुत उन्नत थे और कुछ मायनों में वो अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बिल्कुल साधारण जीवन जी रहे थे। ये सब सोचने पर हमें अपनी खुद की दुनिया पर एक नया नजरिया मिलता है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। जरूर। हजारों साल पहले महज एक हरे पत्थर के अंदर छिपे तांबे की खोज ने इंसानों के रहने, व्यापार करने, घर बनाने और सोचने का पूरा तरीका बदलकर रख दिया था। उस एक धातु ने उन्हें खानाबदोश से स्थायी ग्रामीण समुदायों में बदल दिया। आज हम 21वीं सदी में हैं। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ खोज लिया है, हम तकनीकी रूप से चरम पर हैं। लेकिन क्या पता, ठीक इसी वक्त हमारे ही पैरों के नीचे, धरती की गहराइयों में, या शायद हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के किसी अंधेरे कोने में कोई ऐसा अनदेखा तत्व, कोई नई सामग्री या संसाधन दबा हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, एक ऐसा नया तांबा जिसकी खोज कल हो जाए और वो आने वाले समय में मानव इतिहास को फिर से पूरी तरह पलट कर रख दे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि मानव सभ्यता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये बस एक नए बदलाव के दौर का इंतजार में है।